जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूँ सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे। तो हमारा जो आज का ये वीडियो ये बेसिकली जो आपका बिहार पॉलिटेक्निक का जो 2024 में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। यानी एक प्रकार से आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन भी आपका ये वीडियो में कंप्लीट होगा। और साथ ही साथ आपका ये सभी प्रश्न ऐसे हैं ना कि मोस्ट ऑफ द चांसेस है, अपने आप में बहुत ज़्यादा संभावना लेकर आते हैं, प्रोबेबिलिटी लेकर आते हैं कि इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो जो है आपका यूपी पॉलिटेक्निक वाले भी देख सकते हैं और झारखंड वाले भी देख सकते हैं, परंतु झारखंड वाला का तो एग्जाम खत्म हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अगला साल अगर आप वीडियो देखिएगा तो झारखंड वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो तीनों स्टेट के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास है, लिखा है यहाँ पे डैश को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। यानी सीधा सीधी पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बहुत ही एक्सेप्शन वाला केस है, बहुत ही अच्छा कोई केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम में जहाँ केमिस्ट्री पूछा जाता है, जहाँ पे ये चैप्टर है आपका, वो समझ लीजिए आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन एक ऐसा अकेला तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है और परमाणु जो भार है वो दोनों लगभग समान होने के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की। सबसे पहली बात तो भाई साहब क्वेश्चन करना सीखो। यहाँ पे सबसे पहला बात तो ये समझ में आ गया कि प्रोटॉन क्या एक नाभिक कण है। तो ऑप्शन में कभी दे दे प्रोटॉन है, क्वेश्चन दे दे प्रोटॉन है और ऑप्शन में दे दे नाभिक कण, तो उसको मार दीजिएगा। यानी कि प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज मुख्यतः बात करें तो रदरफोर्ड ने की थी, परंतु रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने मिलकर की थी। कब की थी? 1911 ईस्वी में। ठीक है, याद रख लीजिए बात। ठीक है, अगर आपको गोल्डस्टीन साथ में नहीं दिखेगा कभी, याद रख लीजिए बात, दोनों में से कोई एक ही देगा, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। और मान लीजिए बाय द वे अगर दिख भी जाए तो रदरफोर्ड को करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन रदरफोर्ड का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में धातु M के फॉस्फेट का सूत्र MpO4 है, इसका नाइट्रिक का सूत्र होगा भाई साहब M2NO3 का होल 3, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है यहाँ पे दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। तो भाई साहब जो आपका सहसंयोजी बंध होता है, जो आपका कोविलेंट बॉन्ड होता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कारण। बी नंबर का ऑप्शन को ठोक डालो एकदम, इसी पे यही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो आयनिक आबंध बनता है, यानी कि मैं जो बोलूँ आयनिक बंध जो बनता है वो क्या बनता है? इलेक्ट्रॉनों के भाई साहब साझेदारी से नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संकरण में होता है भाई साहब, संकरण में परमाणु कक्षकों का योग होता है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। तो भाई साहब C6H6, याद रख लीजिए बात, जितना ज़्यादा तत्व मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका हाइड्रोजन बंध होगा, समझे ना, उतना ज़्यादा होगा, परंतु भाई साहब उसके हिसाब से यहाँ पे कम है, इसीलिए आपके पास डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा कि दूध है, दूध क्या है भाई साहब? जल में परीक्षित वसा, याद रख लीजिए बात, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि पीतल निम्न में से मिश्र धातु है। तो सबको पता है पीतल जो होता है वो आपका तांबा यानी कि Cu और जिंक यानी Zn का मिश्रण होता है, जहाँ पे कॉपर जो होता है आपका 70% होता है और जिंक आपका 30% होता है, याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कांस्य जो होता है ब्रास, वो किस किस का मिश्र धातु है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सोल्डर किस किस का मिश्र धातु है, मिश्र धातु से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लिखा कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया कहते हैं। अगर अम्ल को क्षार में डालो, क्षार को अम्ल में डालो तो वो उदासीन हो जाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है, तो वो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है। तो सबको पता है कि सोडियम एक धातु होता है। सोडियम एक
ऐसा मेटल है कि भाई साहब वो मोर रिएक्टिव है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों ऐसे हैं मेटल्स जिनको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा था, क्योंकि इसको जैसे बाहर निकालो हवा कांटेक्ट में आते ही ये आग पकड़ लेता है। और साथ ही साथ ये इतने मुलायम होते हैं तीनों का तीनों, सोडियम, पोटेशियम और आपका लिथियम, इनको आप चाकू से काट सकते हो, याद रख लीजिएगा बात, ठीक है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है। तो भाई साहब जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, वो आपका SO2, यहाँ पे बी नंबर में SO2Cl2 बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, SO2Cl2। आपका बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। भाई साहब अमोनिया को शुष्क करने के लिए, सूखा सूखा बनाने के लिए हम लोग बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना CaO का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिए बात, बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि कॉपर पायरेट का सूत्र है। तो कॉपर पायरेट का सूत्र क्या होता है, CuFeSO2, याद रख लीजिए बाद, ए नंबर का ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। यही क्या है आपके पास, कॉपर पायरेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि हैलाइड एस का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड एस का उदाहरण है। तो क्रायोलाइट, याद रख लीजिएगा, क्रायोलाइट होता है। इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ होता है Na3Al देख सकते हो यहाँ पे फ्लोरीन है, इसीलिए हैलाइड है, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, एक हैलाइड समूह होता है, तो इसीलिए आपके पास ये हैलाइड आयस्क हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइड ऑक्साइड आयस्क होता है, ये होता है आपके पास Al2O3.2H2O, फॉर्मूला याद रख लीजिए बात, ये बॉक्साइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बाकी ये जो दो को बचा आपके पास, गैलेना और सिनेबार। इसका गैलेना का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था आपके पास, PbS होता है, और सिनेबार का HGS होता है। ये दोनों सल्फाइड आयस्क है, याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है। जब भी ब्लॉक की बात करें तो बेसिकली 4 प्रकार का ब्लॉक का आवर्त सारणी को, 4 प्रकार के ब्लॉक में आधुनिक आवर्त सारणी को बांटा गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। और इसको ज्ञात करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अगर वो आता है तो आप लोग बना लोगे। तो आपके पास कितना दिया, 55 दिया हुआ है, तो 55 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कैसा होगा, 1s इस तरह करके होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आप लोग लिखते जाइए, ठीक है, 3p6 तक लिख लिया आप लोगों ने, 4s2, 3d10, उसके बाद आपके पास हो जाएगा 4p6, उसके बाद हो जाएगा 5s2, फिर हो जाएगा आपके पास 4d10, उसके बाद आपके पास हो जाएगा 5p6 और लास्ट में आपके पास होगा 6s1। यानी s लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो s ब्लॉक में गया है, इसीलिए ये जो आपके पास तत्व हो जाएगा वो s ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है तो ये आप लोग बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है, घटता है। परमाणु भार जितना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि अगर मान लो अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो ऊपर से अगर नीचे आओगे तो उसका साइज बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, तो भाई साहब याद रख लीजिएगा उसका जो धातुओं का गलनांक होगा कितना होगा, उतना ही कम होता जाता है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है। तो भाई साहब नवजात ऑक्सीजन, ओ याद रख लीजिए बात, तो यहाँ पे देखिए मार्स गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, ठीक है, मार्स गैस पूछे या फिर बोले कि ईंधन में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन, ठीक है। अगर आपको बोले CNG का मुख्य घटक क्या है तो भी मार दीजिएगा मीथेन, LPG का मुख्य घटक क्या है तो भी मार दीजिएगा मीथेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। भाई साहब एस्टरीकरण, अल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है, एस्टरीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरके में उपस्थित अम्ल है, सिरके में CH3COOH, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं, इसी को सिरका बोलते हैं, याद रख लीजिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो ये हमारा 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी और भी प्रश्न है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे करवा दूंगा, टेंशन लेना है, आपको रोज वीडियो मिलेगा, तो उसके लिए भाई साहब जुड़ जाए हमारे साथ, और हम लोग वही सब प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, एक्स्ट्रा कुछ बकौती नहीं करेंगे, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट वही चीज़ें डील करेंगे, ठीक है। एकदम बेस्ट तरीके से प्रीतम अकेडमी तैयारी करा देगी, टेंशन लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।